हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, लेसन नंबर 2 चल रहा था, विश्व जनसंख्या, जिसमें वितरण, घनत्व और वृद्धि से संबंधित टॉपिक है। वितरण घनत्व का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि। ये दोनों टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं पिछले वीडियो में। आज का टॉपिक होगा वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? देखिए, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है इसकी, जो कि एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब दो समय बिंदु कौन से? दो समय बिंदु का तात्पर्य होता है कि जैसे कि हमारी जो जनगणना होती है वो 10 साल में एक बार होती है। मतलब अगर जनगणना 2001 में हुई है तो जनगणना कब होगी? 2011 में। तो दो समय बिंदु हो गए। 2001 में जनगणना पिछले 10 साल की क्या थी, और फिर 2011 में जब जनगणना की तो 2001 से 2011 के बीच में जनगणना क्या थी। तो दोनों के बीच में जो अंतराल होता है जनसंख्या वृद्धि का, उसे ही हम जनसंख्या वृद्धि कहलाते हैं। अब वो किसी क्षेत्र विशेष से हो सकता है, ठीक है, जैसे कि भारत देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, या किसी भी राज्य, कस्बा, जिला, कुछ भी हो सकता है। इस परिभाषा को समझते हैं। देखिए, पहले परिभाषा लिख देंगे। दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ठीक है, ये आपकी जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा है। अब देखिए, परिभाषा क्या कह रही है। देखिए, दो समय बिंदुओं के बीच। अब दो समय बिंदु कौन से? उदाहरण है ये, ठीक है, आपका उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब दो समय बिंदु कैसे? जैसे कि मान लीजिए 2001 के अंदर, मतलब पिछले 10 साल के अंदर, जब 10 साल पहले, मतलब 2001 से पहले आपकी जनगणना 2001 में हुई, मतलब पिछले 10 साल की जनगणना कब हुई? 2001 में। तो जनगणना हुई तो पता चला कि किसी क्षेत्र की जनगणना के अंतर्गत उस क्षेत्र में जनसंख्या मान लीजिए 1000 है। अब जनगणना कब होती है? 2011 में। तो जनगणना जब हुई 10 साल बाद में, कितने साल बाद में? 10 साल बाद। तो जनगणना हुई तो उस क्षेत्र की जनगणना कितनी होगी? 5000। क्षेत्र कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि अजमेर हो गया, ठीक है, कोई सा भी क्षेत्र मैंने ले लिया, अजमेर हो गया। अब दो समय बिंदु आपके सामने हैं, 2001 से 2011, मतलब दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष कौन सा? अजमेर, उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि। अब वृद्धि हुई है कि नहीं हुई? पहले 1000 थी, अब कितनी हो गई? 5000। वृद्धि कितनी की हुई? 4000 लोगों की वृद्धि हुई। और इसी वृद्धि को हम किस नाम से जानते हैं? जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। ये परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो समय बिंदुओं के बीच, मतलब 2001 से 2011 के बीच किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष भारत हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, या राजस्थान का कोई जिला हो सकता है, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि। जैसे कि वृद्धि इस प्रकार से हुई कि पहले 1000 थी, अब 5000 होगी, तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई? 4000 जनसंख्या बढ़ गई। इस वृद्धि को ही, इस बढ़ती हुई संख्या को ही हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा होगी। अब इसके अलावा एक परिभाषा और आप दे सकते हो। क्या? सुनिए, किसी क्षेत्र में, ये दूसरी परिभाषा है, अगर आपको वो पसंद नहीं तो ये दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, किसी क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कोई सा भी क्षेत्र जो विशेष हो, विशेष ना लिख के कोई सा भी क्षेत्र बोल सकते हैं, किसी क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि। ठीक है, वही बात है, किसी क्षेत्र विशेष में, मतलब यहां पर भी दिया हुआ किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र में हो गया समय की निश्चित अवधि, वही दो समय बिंदु, ठीक है, मतलब 2001 से 2011। तो निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में वृद्धि होना या उस संख्या में परिवर्तन होना। ठीक है, निश्चित अवधि में किसी, या हम बोलेंगे अवधि में लोगों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि
कहलाती है। ठीक है, ये आपकी दूसरी परिभाषा होगी। ठीक है, वही परिभाषा है, कोई अंतर नहीं, दोनों में से एक परिभाषा लिख सकते हो। मेरे हिसाब से ये परिभाषा आपको इजी लगेगी। दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती। अब इसे एक गणना के रूप में समझते, कैसे? जनसंख्या वृद्धि की गणना। अब कैसे समझेंगे इसको, कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझिए। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर उसी चीज को मैं समझा रहा हूं, किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती है, उसी चीज को मैं यहां समझा रहा हूं। एग्जांपल के तौर पर भारत, ठीक है, भारत में जनगणना 2001 में हुई। ठीक है, और हुई तो जनसंख्या कितनी हो गई? 102.70 करोड़। ठीक है, कब की बात कर रहा हूं? 2001 की। और कितनी जनसंख्या हो गई? 102.70 करोड़ हो गई। ठीक है, अब अगली जनगणना होती है कब? 2011 में जनगणना कितनी हो गई? 121.2 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 121.2 करोड़ जनसंख्या हो गई। अब हमें कैसे पता चला कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है? सीधी सी बात है, इसको इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, लिख देंगे में से घटाएं, तो घटाएंगे तो कितनी संख्या घटाएंगे? घटाएं तो जनसंख्या वृद्धि की वास्तविक दर प्राप्त होगी। अब दर देखिए कितनी प्राप्त हो रही है, इनको इसमें से घटाते हैं, 102 को 121 में से 102 घटाइए, आपके पास बचेंगे 18.15 करोड़। मतलब ये कि हमारी जो जनगणना हुई 102 2001 में, बढ़ गई जनसंख्या 2011 के अंदर कितनी हो गई? 121 करोड़। तो कितनी संख्या बढ़ गई? 18.15 करोड़ बढ़ गई। वो कैसे पता चला? कि मैंने पिछली जनगणना को इस वाली जनगणना से घटा दिया। जो घटाने से जो जनसंख्या निकली है, मतलब उस चीज को हम वृद्धि दर के रूप में देखेंगे, या फिर हम कहेंगे वास्तविक दर, वास्तविक दर के रूप में, या वास्तविक वृद्धि दर के रूप में इसको जानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम जनसंख्या वृद्धि की गणना कर सकते हैं। सीधी सी सिंपल सी बात है, पिछली जनगणना को इस वाली जनगणना से घटा दीजिए, जो आएगी वो वृद्धि दर, मतलब जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार से हम जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत अगर हम देखें तो देखिए, जनसंख्या की जो दर होती है, या तो वो निरपेक्ष संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है, या फिर प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। मतलब जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है उसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अब आप देख लीजिए, कहीं पे भी, जैसे भारत के अंदर जब जनसंख्या बढ़ती है तो हम कैसे कहते हैं? 2% जनसंख्या बढ़ गई, तो प्रतिशत में ही व्यक्त किया अपन ने कि भारत की जनसंख्या अभी चाइना से 2% बढ़ गई, तो हमने प्रतिशत में व्यक्त किया इसको। ठीक है, हमेशा जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, या जनसंख्या में किसी भी प्रकार की, चाहे वो घट रही हो चाहे बढ़ रही हो, 2% घट गई 2% बढ़ गई, तो कुल मिलाकर ये है कि जनसंख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, कोई सा भी परिवर्तन हो, वो हमेशा किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, यह हम कह सकते हैं जनसंख्या की दर को ऐसे भी लिख दीजिए, जनसंख्या की दर को निरपेक्ष, ठीक है, इस तरीके से व्यक्त करते हैं, निरपेक्ष संख्या या प्रतिशत में व्यक्त करते। या तो आप व्यक्त कीजिए संख्या के रूप में, ठीक है, मतलब जैसे कि अभी मैंने संख्या के रूप में व्यक्त किया कि नहीं किया था, कि भाई 2001 के अंदर जनगणना हुई तो 102.70 करोड़, 2011 में जनगणना हुई तो 121, तो जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 18.15 करोड़। तो ये तो हो गई निरपेक्ष संख्या, 18.15 करोड़, ये संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। लेकिन अगर मैं इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करूं कि 2001 से जनगणना हुई और 2011 में जनगणना हुई है, तो 2% की वृद्धि हो गई, तो ये प्रतिशत में व्यक्त हो गया। मतलब जनसंख्या
संख्या में व्यक्त करना या फिर प्रतिशत में व्यक्त करना, किसी भी रूप में जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, जनसंख्या में परिवर्तन या तो धनात्मक होगा, ठीक है, या ऋणात्मक होगा। देखिए जनसंख्या या तो बढ़ती है या फिर घटती है। बढ़ती हुई स्थिति को धनात्मक कहते हैं, जिसे प्लस के निशान से प्रदर्शित करते हैं धन, और घटती हुई जनसंख्या को ऋणात्मक कहते हैं, जिसे माइनस के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जनसंख्या या तो बढ़ रही है तो धनात्मक, या फिर घट रही है तो ऋणात्मक। ये परिवर्तन की स्थिति है जनसंख्या की, या तो बढ़ेगी जनसंख्या या फिर घटेगी जनसंख्या। ठीक है, इसके अलावा और सुनिए, जनसंख्या परिवर्तन जो है वो किसी क्षेत्र की आर्थिक जो प्रगति है उसको प्रदर्शित करती है, सामाजिक जो उत्थान होता है उसको प्रदर्शित करता है, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है उसका एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है, किसको? जनसंख्या परिवर्तन को। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लिखेंगे क्या? जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र का आर्थिक सूचक, या हम कह सकते हैं उपलब्धि। ठीक है, या तो जनसंख्या परिवर्तन जो है किसी भी क्षेत्र का आर्थिक सूचक या फिर उपलब्धि हम कह सकते हैं, या प्रगति कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सामाजिक उत्थान। जनसंख्या परिवर्तन जो है वो सामाजिक उत्थान को प्रदर्शित करता है, ऐतिहासिक व इतिहास को प्रदर्शित करता है, और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का क्या होता है? सूचक होता है। कौन? जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन आर्थिक उपलब्धि का सूचक होता है, जनसंख्या परिवर्तन सामाजिक उत्थान का सूचक होता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी सूचक माना जाता है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं, एक परिभाषा है आपके सामने, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे, टॉपिक डालेंगे, जनसंख्या वृद्धि की, सॉरी प्राकृतिक दर कह दीजिए, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक दर, जनसंख्या की प्राकृतिक दर। अब जनसंख्या की प्राकृतिक दर क्या, या जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या? वृद्धि दर। अब देखिए जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतराल, ये परिभाषा है आपके एक छोटा सा बुक के अंदर एक ब्लॉक सा बना हुआ है, उसमें ये परिभाषा आपको मिलेगी कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर से आप क्या जानते हैं, इसका क्या तात्पर्य है। तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु में जो अंतर बढ़ जाए, जन्म दर व मृत्यु दर के अंतर में क्या हो जाए? बढ़ोतरी, प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाएगा। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में, लिखेंगे किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में, दो समय अंतरालों में कौन सा? जन्म व मृत्यु। ठीक है, जन्म और मृत्यु के अंतर में बढ़ोतरी, या हम कह सकते हैं वृद्धि। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में दो समय अंतरालों के अंदर अगर जन्म और मृत्यु के अंतर में अगर बढ़ोतरी हो जाए, अंतर में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहेंगे। ठीक है, वृद्धि हो तो वह उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, छोटी सी क्या बोलते हैं कि सूत्र के रूप में, जैसे कि हम लिख देंगे प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। ठीक है, और इससे हम इस चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी वर्ष में जन्म लिए लोगों की संख्या
से मृत्यु को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस तरीके से घटा देंगे, मतलब ये है कि कोई विशेष वर्ष ले लीजिए, जैसे कि 2011, उसमें पूरे साल के अंत में कितने बच्चों ने जन्म लिया उसकी संख्या ले लीजिए, और कितने बच्चों या लोगों की मृत्यु हुई है उनकी संख्या ले लीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको भी, किस तरीके एक्सप्लेन करेंगे। किसी वर्ष में जन्म लियो की संख्या, या जन्म की संख्या, ऐसे लिख दीजिए, जन्म की संख्या व मृत्यु की संख्या को घटाए। इस तरीके से जब घटाओगे तो ओरिजिनलिटी में जो चीज निकलेगी, वैसे ही जो अभी मैंने बताया आपको कि आपके जन्म और मृत्यु के अंदर जो भी घटा के जो भी संख्या निकल रही है, वही संख्या आपकी क्या निकलेगी, प्राकृतिक वृद्धि दर के रूप में इसको जानेंगे। ठीक है, यही है आपके प्राकृतिक वृद्धि दर की परिभाषा भी होगी, और किस प्रकार से निकालते हैं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब दूसरी परिभाषा की बात करते हैं। एक परिभाषा और है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर किसे कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। अब देखिए इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं। जैसे प्राकृतिक वृद्धि दर को देखा है, वैसे वास्तविक वृद्धि दर को भी देखेंगे। अब यह वृद्धि दर तब होती है, कब होती है, देखिए यह वृद्धि तब होती है जब क्या, जब आपकी वास्तविक वृद्धि जो दर है, वास्तविक वृद्धि तब निकलेगी जब जन्म से निकलेगा मृत्यु। जन्म को हम क्या करेंगे, मृत्यु दर से क्या कर देंगे, घटा देंगे, और आपका अप्रवास माइनस करेंगे उत्प्रवास से, अप्रवास से माइनस करेंगे उत्प्रवास से। ठीक है, तो आपका निकलेगा क्या, वास्तविक वृद्धि दर। अब इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन कर, जन्म दर और मृत्यु दर तो आपको पता ही है, व्यक्ति जन्म ले रहा है या लोग मर रहे हैं उससे सब। अब अप्रवास उत्प्रवास क्या है, देखिए अप्रवास क्या होता है, सुन लीजिए। अप्रवास होता है वो प्रवासी जो किसी नए स्थान पे जाते हैं, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं। कोई सा भी प्रवासी हो, जब वो कोई नए स्थान पे जाता है तो उसे हम किस नाम जानते हैं, अप्रवास। चलिए उत्प्रवास की बात कर लेते हैं। अब उत्प्रवास क्या कहता है, वो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। अब पूछोगे कि गुरुजी किस प्रकार से वास्तविक वृद्धि दर निकलेगी। अब वास्तविक का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, हकीकत क्या है। किसी भी क्षेत्र के अंदर वास्तविक वृद्धि अगर हो रही है तो उसकी जांच कैसे की जाए, कैसे आपको पता चलेगा कि वास्तविक वृद्धि दर हुई है। तो उसके 2-3 तरीके हैं, 4 तरीके सामने दिए हुए हैं। पहला जन्म, ठीक है, कितने लोगों ने जन्म लिया, ठीक है, उसका आंकड़ा देखिए। कितने लोगों ने मृत्यु हुई उसका, तो मतलब पहले तो क्या कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, मतलब दोनों में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। मतलब जन्म माइनस मृत्यु। पहले तो आप क्या करोगे, जन्म और मृत्यु, कितनी संख्या, कितने बच्चों ने तो जन्म लिया, कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो उसका आंकड़ा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए अप्रवास उत्प्रवास। ठीक है, अप्रवास और उत्प्रवास, ये क्या कह रहा है कि कितने लोग किसी क्षेत्र से नए स्थान पे चले गए, तो उसकी संख्या आपको पता होनी चाहिए कि भाई अजमेर से, राजस्थान से, भारत से कितने लोग गए, तो उसकी संख्या। और कितने लोग एक स्थान से बाहर की ओर चले गए, ठीक है, उसकी संख्या। उनको क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये दोनों आ जाएगी। अब ये दोनों जो संख्या आई है अपने पास में, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो भी संख्या आएगी वो वास्तविक वृद्धि दर होगी। मतलब ये है कि किसी क्षेत्र का हमें अगर वास्तविक वृद्धि दर निकालनी है कि भाई उस क्षेत्र में कितने लोगों की वृद्धि हुई है, तो भैया आपको जन्म, मृत्यु, अप्रवास, उत्प्रवास, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने लोग नए स्थान पे चले गए, और कितने लोग एक स्थान से बाहर की ओर चले गए, इनकी सबकी गणना करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसी से हम जानेंगे वास्तविक वृद्धि दर के बारे में। आगे बस समझ में, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगली परिभाषा की। देखिए अगली परिभाषा क्या कहती है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या कहलाती है। देखिए
जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अब सीधी सी सिंपल सी बात है, जनसंख्या के अंदर अगर वृद्धि हो रही है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहेंगे। अब ये कब होगी सुन लीजिए, जब जन्म दर क्या होगा, बढ़ेगा, और मृत्यु दर मतलब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होगा, मतलब बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अब जब बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो मृत्यु दर से ज्यादा बच्चे पैदा हो, ठीक है, मतलब लोग कम मरे और बच्चों की संख्या क्या हो, ज्यादा जन्मे, तो आपके जनसंख्या वृद्धि होगी। तो इनको इस परिभाषा को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या हम कह सकते हैं कि जब अन्य देश से लोग स्थायी रूप से उस देश में आके बस जाए, मतलब यह कि बाहर से लोग हमारे देश में आके बस जाए तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में भी या तो बच्चों का जन्म ज्यादा हो या फिर बाहर से लोग आके हमारे देश में बस जाए, उस कंडीशन में जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो लिख देंगे जब दो समय अंतरालों में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, मतलब लोगों की पैदा होने की संख्या जो है वो मृत्यु दर से ज्यादा है, मतलब ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोग कम मर रहे हैं, मतलब मृत्यु जब लोगों की होगी ही नहीं और बच्चे ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। या उस देश में बाहर से लोग स्थायी रूप से आकर बस जाए। अब इस कंडीशन में भी जनसंख्या वृद्धि हो सकती है कि भाई बाहर से कोई देश से आपके देश में आके लोग बस गए, जैसे आपके गांव के अंदर कोई बाहरी गांव का लोग आके बस गया तो आपकी जनसंख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उस कंडीशन में भी जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, मतलब धनात्मक मतलब जनसंख्या वृद्धि होना। अब ऋणात्मक स्थिति की बात कर लेते हैं, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। अब देखिए जनसंख्या की ऋणात्मक स्थिति क्या होती है, सुन लीजिए, दो समय अंतरालों के बीच जब जनसंख्या कम हो जाए, ठीक है, उसे जनसंख्या का ऋणात्मक कंडीशन हम कहेंगे, ठीक है। आगे बात समय लिख देंगे, जब दो समय अंतरालों में जनसंख्या में कमी हो जाए, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। अब ये किस कंडीशन में होती है, ये उस कंडीशन में हो कि अगर जन्म दर कम व मृत्यु दर भी क्या हो, कम, ठीक है। अगर जन्म दर जो है वो कम हो रहे, अगर मान लो बच्चे पैदा होने की संख्या कम हो जाए और मृत्यु में वृद्धि हो, तो अगर मान लीजिए जन्म की दर कम है, मतलब बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, और मृत्यु की जो दर है उसमें वृद्धि हो जाए, मतलब लोग मर रहे हैं पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उस कंडीशन में भी आपके ऋणात्मक स्थिति मतलब आपके कमी होने की स्थिति को प्रकट करेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, हम ऐसे कह सकते हैं जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, या फिर हम कहें कि लोग अन्य देशों में जाकर प्रवास कर जाए, जैसे इसमें तो आके बस गए थे, इसमें यह कहें कि हमारे देश से लोग बाहर की ओर चले जाए, या लोग अन्य देशों में जाकर बस जाए, ठीक है। आपके देश से तो चले गए तो मतलब जनसंख्या में कमी हो गई। तो दो ही कंडीशन, जैसे यहां पे जो कंडीशन दो लागू हुई है वैसी कंडीशन यहां पे। धनात्मक स्थिति तो ये कि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यहां पे क्या है, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर में क्या हो, वृद्धि हो, मतलब ये कि जन्म दर जो है आपका वो वृद्धि की कंडीशन में देखें तो जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए। आगे बात समझ, मतलब बच्चा पैदा जो हो रहा है वो कम हो रहा है और आपके मृत्यु दर जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लोग मर रहे हैं पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उस कंडीशन में आपके ऋणात्मक स्थिति होगी। और यहां पर आपके जन्म देने की स्थिति तीव्र है और जन्म जो मृत्यु दर की स्थिति है वो क्या है, आपके मृत्यु दर की कमी हो रही है, लोग मर भी नहीं रहे
और बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है, उस कंडीशन में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। यहां पर देश से बाहर से लोग आ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, यहां पर देश से बाहर जा रहे हैं, यहां पे संख्या कम हो रही है। इस तरीके से धनात्मक और ऋणात्मक स्थिति पाई जाती है। इस तरीके से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।